ये छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान विषय का इतिहास का अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे, इसमें हम आपको औपनिवेशिक शासन और चरवाहों के जीवन के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चरवाहों के द्वारा और चरवाहे किस प्रकार से जीवन यापन करते थे पूरे देश में, और अपने जहाँ जहाँ चारा या जंगल ज़्यादा है वहाँ पर घुमक्कड़ प्रजाति के आधार पर जीवन यापन करते थे। जब अंग्रेज लोग आ गए तो औपनिवेशिक शासन में, अंग्रेजों के शासन में चरवाहों की क्या हालात हुए और चरवाहों की ज़िंदगी किस प्रकार से व्यतीत हुई, और इसके बाद में हम आने वाले वीडियो में आपको अफ्रीका में चरवाहा जीवन के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। लगातार इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाले जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखिए, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरा बदलाव आया। अनेक चरवाहा सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिश लग गई और उनसे जो लगान वसूली जाती थी उसमें भी अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हो गई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनसे पैसे और हुनरों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ये किस प्रकार से, जब अंग्रेज लोग आए तो देखा अंग्रेजों ने कि जो अनुपयोगी जमीन है, अनुपयोगी जमीन से उन्हें भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता था, और उन्होंने ये भी चीज़ देखी कि ये जो चरवाहे हैं ये एक स्थान पर नहीं रहते। ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पर अच्छा चारा है वहाँ अपने जानवरों या मवेशियों को लेकर के घूमते रहते हैं। पहली बात क्या हुई थी? पहली बात, अंग्रेजी सरकार चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। जमीन से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में बढ़ोतरी हो सकती है, और इतना ही नहीं, उससे जूट, कपास, पटसन, गेहूं और अन्य खेती हर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा होगा, और जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत थी। अंग्रेज सरकार ने बिना खेती की ज़मीन को कोई मतलब की नहीं समझा उन्होंने, और न उन पर लगान भी नहीं मिलता था और न ही उपज। अंग्रेजी ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य में देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के नियम बनाए गए। तो जो प्रतिभूमि थी, प्रतिभूमि के विकास के नियम बनाए गए, और इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीन को, जो खेती के लायक की जमीन नहीं थी, सरकार ने उस जमीन को अपने कब्जे में कर लिया। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी। इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बनाया गया, मतलब जो खेती लायक जमीन नहीं थी उस पर अत्यधिक मात्रा में जोर दिया गया, और कब्जे में ली गई ज़्यादातर जमीन चरागाहों की ही थी। ये जमीन किसकी थी? तो चरागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चरवाहे सिमट गए और चरवाहों के लिए समस्या पैदा हो गई। तो ये सबसे पहला कारण था कि अंग्रेजों के द्वारा जो अनुपयोगी जमीन किसकी थी? चरवाहों की थी, और चरवाहों की जमीन को क्या कर लिया गया? अतिक्रमण कर लिया गया या सरकार के हस्तक्षेप में ला लिया गया, और उसको खेतीहर बनाने का प्रयास किया गया। दूसरी बात आती है, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित कर दिए गए। अब क्या हुआ? वन अधिनियम पारित कर दिया गया। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया। हमने पहले वाले पार्ट में पढ़े भी हैं कि 3 प्रकार से आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वन, 3 प्रकार के वनों को बांट दिया गया था। तो आरक्षित वन घोषित कर दिया गया, जहां ऐसे आरक्षित वन जहां पर देवदार, साल जैसी कीमती लकड़ियां पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों के घूमने पर पाबंदी लगा दी गई और इन जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया। और देखिए कि इन जंगलों में चरवाहों की
चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार है, लेकिन आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई। औपनिवेशिक अधिकारों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे पेड़ नष्ट हो जाते हैं, उनकी कोपल भी नष्ट हो जाते हैं। उनकी राय में चरवाहों के रेवड़ पौधे और छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे कि नए पौधे नहीं पनप पाते और उनकी बाढ़ रुक जाती है। वन अधिनियम ने चरवाहों की जिंदगी बदल दी। तो ये दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि वन अधिनियम लागू कर दिया गया, वन अधिनियम लागू हुआ। फिर उसके बाद में देखिए वन अधिनियम से बहुमूल्य जो चारा था उसके भी स्रोतों को और जो जानवर बाहर चरने जा रहे थे, जंगलों में जाते थे, उन पर रोक लगा दी गई। जिन स्रोतों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहाँ भी उन पर कड़ाई लगाई गई। किस प्रकार की कड़ाई कि आप जंगल में जब प्रवेश करेंगे, जंगल में प्रवेश करने का परमिट बनाया जाता था और उस पर वापसी की तारीख भी लिखी होती थी। वह जंगलों में अब कितना ही चारा क्यों न रहे और कितना ही हरे भरे जंगल क्यों न रहे, लेकिन वो चरवाहों को निश्चित तारीख पर, समय सीमा पर ही बाहर निकलना, जंगल से बाहर निकाल दिया जाता था या निकलना पड़ता था। यदि किसी कारण वे समय पर निकल नहीं पाए या समय का उल्लंघन किया तो उन्हें जुर्माना लगा दिया जाता था। अब आता है तीसरी बात आती है कि अंग्रेज अफसर घुंघटू किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों और व्यापारियों और उनके रेवड़ के लिए हर साल नए नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले थे। जो घुंघटू प्रजाति के जो चरवाहे थे वे अपनी जो चीज़ें जो बनाते थे, जो जंगल से प्राप्त की हुई चीज़ें और कुछ चीज़ें निर्मित की हुई चीज़ों को वे गांव-गांव जाकर के बेचते थे और नए नए चरवाहे और चारागाह की खोज करते थे और वहां पर ले जाकर के अपने जानवरों के साथ जानवरों को चराते थे और कई दिनों तक उस स्थान पर निवास करते थे। हर मौसम में अपनी रिहासत बदल देने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँव में ही रहे। अंग्रेज लोग चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँव में ही रहे, रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। इस तरह की आबादी को पहचान करना, उनको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान लगा। एक जगह यदि कोई व्यक्ति टिक कर रहता तो उस पर वे टैक्स भी लगा सकते थे और उनसे कर की वसूली आराम से कर सकते थे। लेकिन एक घुमक्कड़ प्रजाति के लोगों से ये टैक्स की वसूली कैसे करते, इसीलिए इन लोगों ने जो चरवाहे थे उन पर पाबंदियां लगाई और चरवाहों को क्या कहा गया तो उनको अपराधी घोषित किया गया। घुंघटुओं को अपराधी माना गया और 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिए गए। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई और ग्राम्य पुलिस इन पर सदा नज़र रखती थी। तो इस प्रकार से जो घुंघटू प्रजाति के चरवाहे थे उन पर भी पाबंदी लगा दी गई। फिर चौथी बात आती है, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, यहाँ तक कि नमक, तो देखिए किस किस चीज़ पर उन्होंने टैक्स लगाया है। तो जमीन पर, नहरों के पानी पर, नमक और खरीद फिरोख्त की चीज़ों पर, यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स लगाया। तो इन चीज़ों पर टैक्स लगाया उन्होंने। चरवाहे से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। जो भी जानवर जंगलों में चरने जाते थे उन पर टैक्स वसूला जाता था। देश की ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू हुआ। तो ये 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू किया गया और प्रत्येक मवेशियों पर टैक्स वसूला जाता था। 1850 से 1880 के दशक में टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदार को सौंपा गया। ठेकेदारी
पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का कार्य ठेकेदारों को सौंपा गया। और फिर 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारीदों के माध्यमों से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहे को एक पास जारी किया जाता था। क्या जारी किया जाता था? तो चरवाहे को एक पास जारी किया जाता था। किसी भी चरवाहे में दाखिल होने के लिए चरवाहे को उन जगहों का पास रहता था और उस पास के माध्यम से ही वे पास के ही माध्यम से जाते थे और पास में उनके पास में कितने जानवर हैं उसका सब कुछ वहाँ उस पास में लिखा होता था। इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस प्रकार से प्रभावित किया, क्योंकि वजह से चरवाहों की जिंदगी और भी गंभीर पैदा हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चरवाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेती में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चरवाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा। अब वे बाहर कहीं भी ले जाकर के जानवरों को चराने में असमर्थ हो गए। इस तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गड़रियों और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगल में पहले जैसे आज़ादी से नहीं चरा पाते थे। तब चरागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे कुचे चरागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि चरागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब घुंघटू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही इस इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और अन्य इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चरागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चरवाहों की आवाजाही पर लगी पाबंदी, चरागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरवाहों का स्तर गिरने लगा और जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी और चारे की कमी और अकाल भी पड़ने लगा, जिससे कि अधिकतर जानवर भूखे मरने लगे और जानवरों की संख्या अत्यधिक मात्रा में कम होने लगी। इस प्रकार से अंग्रेजों के आने के बाद चरवाहों की स्थिति हुई। चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया? अब हम देखते हैं कि इन बदलावों का सामना चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूप में सामने आई। कुछ चरवाहे ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे चरवाहों को चराने के लिए पहले पुराने चरगाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया, तो कुछ चरवाहों ने नए नए चरागाह ढूंढे। मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले राइका ने 1947 में सिंध में दाखिल हो गए और सिंध नदी के किनारे जानवरों को चराने लगे। भारत और पाकिस्तान के बीच जब सीमा रेखा तय हुई तो वहाँ भी उन पर पाबंदी लगा दी गई, तो वहाँ से भी वे लोग वहाँ से निकल गए। उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी पड़ी। अब वे कहाँ आ गए? तो हरियाणा के खेतों में आ गए। उन्हें कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में अपने मवेशियों को चराते। उसी समय खेतों की जो खाद थी, वो जो मल मूत्र वो खेती के काम में आ जाया करता। समय गुजरने के साथ साथ कुछ धनी चरवाहों ने क्या किया? जमीन खरीद ली और कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, और कुछ चरवाहे जिनके पास में पैसे नहीं थे वे सूबेदारों के ब्याज पर कर्जदार हो गए और इस चक्कर में बहुत सारे अपने मवेशियों के हाथ धो बैठे और मवेशी नहीं रहने से वे क्या बन गए? तो मजदूर बन गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा हैं, बल्कि हाल ही के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। अब जब भी किसी चरवाहे या चरागाहों में उनके दाखिल पर रोक लगाया जाता तो उनकी दिशा बदल देते थे। रेवड़ मतलब कि जो समूह है उनका जानवरों का, उसको छोटा कर देते। इस दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। बहुत सारे परिस्थितियां विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाके और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही उसका सबसे व्यावसायिक रास्ता है। और बहरहाल चरवाहे इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुए। तो हम देखेंगे कि अफ्रीका में चरवाहों का जीवन किस प्रकार से व्यतीत हुआ। आने वाले
वीडियो में हम देखेंगे। अब हम आपको नक्शे के माध्यम से कहाँ कहाँ चरवाहे किस किस प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में निवास करते थे इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, गुज्जर और बकरवाल चरवाहा, गुज्जर और बकरवाल चरवाहा कहाँ रहता था? तो जम्मू कश्मीर में। और गद्दी चरवाहे कहाँ रहते थे? तो गद्दी चरवाहों का समूह हिमाचल प्रदेश में रहता था। फिर हम देखते हैं रायका और बंजारा। तो रायका और बंजारा ये राजस्थान के चरवाहे थे। मध्य प्रदेश में भी बंजारे रहते थे। साथ में मलधारी समूह रहता था। और महाराष्ट्र में धंगर समुदाय के लोग रहते थे। और कुरुमा, कुरुबा और गोल्ला ये कर्नाटक मतलब दक्षिण के क्षेत्र में रहते थे। इस प्रकार से चरवाहों की स्थिति इस प्रकार से अंग्रेजों के आने के बाद चरवाहे की स्थिति हुई। आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में आपको बताएंगे। इसलिए लगातार इन वीडियो को देखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।